टाइटल प्रोफेसर ऑब्सेशन, एपिसोड 12 खून के रिश्ते, रूह का सौदा और मेरी इरा, ब्लड टाइज, सोल्स डील एंड माई इरा। दुनिया कहती है कि खून के रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, लेकिन जब बात इश्क की आती है तो खून के रिश्ते पानी जैसे हो जाते हैं। और प्रोफेसर अयान शेरावत ने जब से इरा को अपना नाम दिया था, उन्होंने तय कर लिया था कि इरा का खून, उसकी रूह और उसका वजूद, सब कुछ सिर्फ उनका है। सुबह की नरम धूप पेंट हाउस के बेडरूम में छन कर आ रही थी। इरा अयान की चौड़ी छाती पर सिर रखे लेटी थी। अयान की उंगलियां इरा के खुले बालों में उलझी हुई थीं और उनकी नज़रें इरा की बाएं हाथ की अंगूठी पर टिकी थीं। कल रात की सगाई की वो हीरे की अंगूठी सुबह की रोशनी में चमक रही थी। इसे रोज देखना, इरा, अयान की भारी और नींद भरी आवाज़ बेडरूम में गूंजी, ताकि तुम्हें हर पल याद रहे कि तुम्हारा हर हिस्सा अब मुझसे जुड़ा है। इरा ने हल्के से सिर उठाया और मासूमियत से उनकी तरफ देखा। आप सुबह सुबह इतने सीरियस क्यों हैं? क्या ऑफिस का टेंशन है? अयान के होठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्होंने इरा की कमर को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा और उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। ऑफिस का टेंशन नहीं, मेरी मंगेतर का नखरा है। कल रात कहा था ना कि सोते वक्त अंगूठी उतार दूंगी, और आज सुबह देखो, मुट्ठी बंद करके कैसे छिपा रही हो। इरा के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। उसने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं नहीं छिपा रही, बस आपकी नजरें बहुत तेज हैं। मेरी नजरें सिर्फ तुम पर हैं, इरा। अयान ने इरा की नाक को हल्के से चूमा। और हमेशा रहेंगी। चलो उठो, मेरी होने वाली बीवी को नाश्ता नहीं करेगी तो मेरा ऑफिस कैसे जाएगा? इरा हंस पड़ी। आप हमेशा मुझे खिलाने पर तुले रहते हैं मिस्टर शेरावत, क्योंकि तुम्हें मोटा ताज़ा देखने में मुझे सुकून मिलता है। अयान ने उठते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारी ये पतली सी कलाई मेरे हाथ की पकड़ में कहीं खो न जाए। रुद्राक्ष यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अयान का ऑफिस। दोपहर के 1 बज रहे थे। अयान अपनी मेज पर बैठे कुछ रिसर्च पेपर्स चेक कर रहे थे। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाला रूखापन और सख्ती थी। सामने खड़े 2 पीएचडी स्कॉलर्स सांस लेने से भी डर रहे थे। ये थीसिस का चैप्टर 4 बकवास है, अयान ने पेपर मेज पर फेंकते हुए कहा। उनकी आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। इसमें जो डेटा है वो पिछले साल के रिसर्च से कॉपी पेस्ट लगता है। इसे दोबारा लिखो, और अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो तुम्हारी डिग्री रद्द करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। स्कॉलर्स ने कांपते हुए फाइल उठाई और बाहर निकल गए। अयान ने राहत की सांस ली और अपनी डेस्क का लॉक खोला। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और पेंट हाउस के लिविंग रूम का सिक्योरिटी कैमरा फीड ओपन किया। स्क्रीन पर इरा नजर आई। उसने एक खूबसूरत लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था, जो अयान ने कल ही उसके लिए मंगवाया था। इरा आईने के सामने खड़ी थी, हल्के हल्के घूम रही थी और अपने बालों को ठीक कर रही थी। अयान की गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई। उन्होंने तुरंत इरा का नंबर डायल किया। पेंट हाउस। इरा के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माय ऑब्सेशन लिखा देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो प्रोफेसर साहब, इरा ने हंसते हुए कहा। ऑफिस में काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है, अयान की भारी आवाज़ फ़ोन में गूंजी। लेकिन मेरी मंगेतर लाल रंग का सूट पहनकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। इरा शर्मा गई। आप कैमरा देख रहे हैं? और वैसे भी आपने ही तो भेजा था ये सूट। भेजा तो था, अयान ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक नशीलापन था। पर ये रंग मेरे कंट्रोल को तोड़ देता है, इरा। तुम्हें पता है ना, जब तुम लाल कपड़ों में होती हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर ऑफिस में आकर मुझे डांट दीजिए, इरा ने हल्की सी नोक झोंक करते हुए कहा। अयान के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। डांट तो जरूर पड़ेगी, पर वहीं मेरे कैबिन में मेरे दरवाजे बंद करके। तैयार रहना मिसेस शेरावत। इरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आप बहुत बदमाश हैं और तुम बहुत मेरी हो, अयान ने फुसफुसाते हुए कहा। अभी रखती हूँ, शाम को जल्दी आऊँगा। पेंट हाउस, शाम के 4 बजे। इरा किचन में अयान के लिए उनकी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। तभी मेन डोर की घंटी बजी। इरा ने घड़ी देखी। अयान तो अभी नहीं आए। उसने सोफे पर रखा अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे पर अयान की माँ मेहर बेगम खड़ी थी और उनके पीछे एक बुजुर्ग आदमी।
सफ़ेद बाल, गुस्से से भरा चेहरा। इरा का खून जम गया। पापा, आप यहाँ? तारिक फिरदौस, इरा के पिता, अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। इरा, तूने घर छोड़ दिया? अपने बाप को बिना बताए एक मर्द के घर आ गई? खानदान का नाम डुबो दिया तूने? इरा की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। अयान, चुप! तारिक ने गुस्से से कहा, मेरे सामने उस शैतान का नाम मत ले। मैंने तेरी शादी राहुल के साथ तय की थी और तू एक प्रोफेसर के पीछे भाग खड़ी हुई। मेहर बेगम ने ताने भरी मुस्कान के साथ कहा, देखा तारिक साहब, मैंने कहा था ना कि ये लड़की मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी। ये कोई आम लड़की नहीं, एक चालबाज है। इरा ने रोते हुए कहा, आंटी प्लीज, अयान को बदनाम मत कीजिए। मैं खुद उनकी होकर रहना चाहती हूँ। खुद की होकर? तारिक ने आगे बढ़कर इरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तू मेरी बेटी है। मेरी इजाजत के बिना तू किसी की नहीं हो सकती। चल मेरे साथ, आज ही तेरी शादी तय करूंगा। तारिक ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और इरा के गाल पर मारने ही वाले थे कि धड़ाम! पेंटहाउस का भारी दरवाजा जोर से खुला। अयान शेरावत दरवाजे पर खड़े थे। उनके सीने पर तेज सांसें ले रहे थे, जैसे वो दौड़ कर आए हों। उनके सूट की टाई ढीली थी और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उनका पूरा वजूद एक खूंखार तूफान लग रहा था। अयान, इरा ने कांपती आवाज में कहा। अयान ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो बिजली की तेजी से चलते हुए तारिक के बिल्कुल करीब आए। उन्होंने तारिक के उठे हुए हाथ को हवा में ही बुरी तरह जकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तारिक दर्द से कराह उठे। अगर ये हाथ इरा के चेहरे के आसपास भी आया, अयान की आवाज़ इतनी धीमी थी, लेकिन उसमें मौत जैसा खौफ था, तो मैं इस हाथ को इसके जिस्म से अलग कर दूंगा। तारिक ने दर्द से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। तुम एक स्टूडेंट के साथ। अयान ने तारिक के हाथ को एक झटके से छोड़ा, जिससे तारिक पीछे लड़खड़ा गए। तारिक फिरदौस। अयान ने अपनी जैकेट की जेब से अपना वॉलेट निकाला और एक चेक तारिक के सीने पर दे मारा। उस दिन मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया था और बदले में तुमने अपनी बेटी को किसी और के हवाले करने की कोशिश की। ये चेक तुम्हारे लिए है। इसमें इतनी रकम है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से जी सकें। तारिक सन्न रह गए। मेहर बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। अयान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये इसके पिता हैं! अयान ने पलटकर मेहर की तरफ देखा। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि मेहर भी पीछे हट गई। मेरी माँ, अयान ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। आपने इरा के पिता को पैसे का लालच देकर यहाँ बुलाया ताकि वो इरा को जबरदस्ती ले जा सके? आपको क्या लगा मैं इरा को किसी और के हवाले कर दूंगा? अयान, वो एक लड़की है, तुम्हारे खानदान के लायक नहीं। मेहर ने कांपती आवाज में कहा। बंद कीजिए अपनी ये बकवास। अयान की आवाज पूरे पेंटहाउस में गूंज उठी। इरा इस खानदान की लायक नहीं है। इरा वो रूह है जिसने मुझे जीना सिखाया है। और तारिक फिरदौस। अयान ने तारिक के बिल्कुल करीब जाकर उनकी आंखों में देखा। आज से इरा फिरदौस का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। उसका हर रिश्ता, उसकी हर पहचान, उसका हर खून सिर्फ अयान शेरावत है। अगर आपने दोबारा उसका पीछा किया या उसका नाम लिया भी, तो मैं आपको इस शहर से नहीं, इस देश से बाहर करवा दूंगा। गेट आउट। तारिक समझ चुके थे कि अयान के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने चेक उठाया और मेहर के साथ वहां से चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। क्लिक। कमरे में सन्नाटा छा गया। इरा सोफे पर बैठकर रो रही थी। अयान की आंखों का वो खूंखारपन अचानक गायब हो गया। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और धीरे धीरे इरा के पास गए। वो सोफे पर उसके बगल में बैठे और उसकी कांपती हुई पीठ पर अपना हाथ रखा। रोना बंद करो मेरी जान, अयान ने इरा के बालों को सहलाते हुए कहा। उनकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझे अंदर तक जला देते हैं। इरा ने अयान की छाती पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी नज़र से निकाल दिया। अयान, मैं अब किसी की नहीं रही। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं बचा। अयान ने इरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। उनकी आंखें इरा की आंखों में एक अजीब सी गहराई से देख रही थीं। तुम कभी किसी की थी ही नहीं, इरा, अयान ने बहुत ही कोमल लेकिन मालिकाना अंदाज में कहा। तुम हमेशा से मेरी थीं। जब तुम रोई थीं, जब तुम हंसती थीं, तुम सिर्फ मेरी थीं। लेकिन पापा, पापा, अयान ने हल्के से हंसते हुए इरा की ठोड़ी को छुआ।
तुम्हारे पापा वो हैं जिन्होंने तुम्हें पैसे के लिए बेचने की कोशिश की। तुम्हारा खून, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा माए बाप। अब मैं हूँ, इरा। तुम्हारी दुनिया मैं हूँ, तुम्हारा मज़ी मैं हूँ, और तुम्हारी आखिरी सांस मैं। इरा ने अयान की आंखों में देखा। उस खूंखार, उस पागल, उस ऑब्सेस इंसान की आंखों में उसे सिर्फ और सिर्फ अपना सुकून दिखा। उसने अपनी बाहें अयान की गर्दन में डाल दी। मैं आपकी हूँ, अयान, इरा ने फुसफुसाते हुए कहा। सिर्फ आपकी, हमेशा। अयान ने इरा को अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ ले गए। उन्होंने इरा को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गए। उनकी नज़रें इरा के चेहरे पर उस तरह टिकी थीं जैसे कोई अपनी इबादतगाह को देख रहा हो। तुम्हें पता है, इरा, अयान ने अपने होंठ इरा के माथे पर रखते हुए कहा, जब तारिक ने तुम्हें छोड़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे खुशी है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। तुम्हारे पास छिपाने के लिए कोई पीछे नहीं बचा। अयान ने अपने होंठ इरा के होंठों पर रख दिए। ये चुंबन किसी तूफान से कम नहीं था। इसमें अयान का वो पागलपन था, वो हक जताने की बेचैनी थी, और वो गहरा इश्क था जो इरा को अंदर तक पिघला रहा था। अयान का एक हाथ इरा के बालों में उलझा था और दूसरा हाथ उसकी कमर को कसकर अपनी तरफ खींच रहा था। इरा ने भी खुद को इस बेखुदी के समंदर में पूरी तरह से सौंप दिया। उसके हाथ अयान की शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ लिए थे। जब अयान ने थोड़ा फासला बनाया तो इरा हाँफ रही थी। अयान ने इरा की गर्दन पर अपने होठों को फिराया और वहां एक गहरा निशान छोड़ दिया। ये निशान, अयान ने इरा के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, सबको याद दिलाएगा कि तुम किसकी हो। तुम्हारा हर कण, तुम्हारी हर सांस मेरी है, और मैं तुम्हें कभी किसी और के हवाले नहीं कर सकता। इरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अयान के सीने पर अपना सिर रख दिया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस कमरे में इरा की रूह ने हमेशा के लिए अयान की होगी थी। वो अब सिर्फ इरा फिरदौस नहीं थी, वो प्रोफेसर अयान शेरावत की रूह थी, उनका ऑब्सेशन थी, उनकी इबादत थी। साइको माफिया हस्बैंड, एपिसोड 2, पहली सुबह। और तेरी आंखों में मेरा नशा, सीन 1, सुबह। राठौर मैंशन। सुबह की हल्की धूप राठौर मैंशन के बड़े बड़े कमरों में फैल रही है। पक्षी चहक रहे हैं, पर अनाया का कमरा अब भी शांत है, जैसे रात की बारिश की नमी वहीं रुकी हो। अनाया बिस्तर पर करवट बदलती है, उसकी आंखें खुलती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो अब अपने घर में नहीं, बल्कि राठौर मैंशन के कमरे में है। वो उठकर बैठ जाती है। उसके शरीर पर अब भी शादी वाला लहंगा है, लाल, भारी और थोड़ा मुड़ा हुआ। रात भर वो उसी में सोई है। उसकी नीली आंखें कमरे का जायजा लेती हैं, बिस्तर के दूसरी तरफ चादर अछूती। मतलब डेमियन ने रात वहां नहीं बिताई। अनाया की भीतर की आवाज, उसने मेरा चेहरा देखा और चला गया। क्या मैं इतनी बुरी हूं? वो बिस्तर से उतरती है और बाथरूम की तरफ बढ़ती है। कुछ देर बाद अनाया नहाकर बाहर आती है। अब उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है। साड़ी का कपड़ा उसकी गोरी त्वचा पर और भी निखर रहा है। गहरी नेक वाला ब्लाउज जो उसकी खूबसूरती को और गहरा बना रहा है। कमर हल्की सी झलक रही है और नाभि के पास का वो छोटा सा तिल साफ दिख रहा है। उसके हाथों में लाल चूड़ा है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, होठों पर सिर्फ हल्का सा लिप बाम, और कुछ नहीं। बाल उसने खुले छोड़ दिए हैं। गीले बालों की महक पूरे कमरे में फैल रही है। वो आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। उसकी आंखों में उदासी है, पर चेहरे पर एक नई बहू की लाज भी। अनाया की भीतर की आवाज, आज मेरी पहली रसोई है, सबको खाना बनाकर खिलाना है। वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक करती है और बाहर निकलती है। सीन 2, पहली रसोई। अनाया का स्वाद। रसोई में अनाया अकेली है। घर की रसोई बहुत बड़ी है, आधुनिक और पारंपरिक दोनों। नौकरानियां पास खड़ी हैं, लेकिन अनाया ने सबको हटा दिया है। अनाया मुस्कुराकर, आज मैं खुद बनाऊंगी, मेरी पहली रसोई है। वो अपने हाथों से खाना बनाती है, हलवा, पूरी, सब्जी, दही, चटनी। उसकी नीली आंखों में एक अलग चमक है। वो चाहती है कि सबको उसका खाना पसंद आए। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है। अनाया खुद थाल सजाती है। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया है, पर चेहरे पर संतोष है। सीन 3, डाइनिंग हॉल। परिवार के साथ नाश्ता। डाइनिंग टेबल पर पूरा राठौर परिवार बैठा है। सबके चेहरे पर खुशी है। डेमियन भी वहीं बैठा है, एकदम शांत, सफेद शर्ट में, बाल हल्के से बिखरे, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में वही ठंडक। अनाया अंदर आती है। सबकी नजरें उस पर जाती हैं। नलिनी झट से उठती हैं। नलिनी प्यार से, आओ बहू, इधर बैठो।
वो अनाया को डेमियन के बगल वाली कुर्सी पर बिठा देती हैं। अनाया धीरे से बैठती है। डेमियन उसकी तरफ नहीं देखता, वो अपनी चाय पीता रहता है। नलिनी, आज हमारी बहू की पहली रसोई है, सब खाना चखो और आशीर्वाद दो। अनाया ने खाना परोसा है, सब उसे देखकर खुश होते हैं। रुक्मिणी पहला निवाला लेकर, वाह इतना स्वादिष्ट खाना, बहू तूने तो कमाल कर दिया। राणा, सच में बहुत बढ़िया बना है। बेटा, तूने तो हमें लाजवाब बना दिया। करण हंसते हुए, भाभी अब तो रोज आप ही खाना बनाओगी, मैं तो आपका दीवाना हो गया। विक्रम चाचा, बहुत अच्छा बना है बहू, वाकई काबिल हो। मीरा चाची, अनाया तू तो सच में घर की रौनक बन गई। अनाया शर्मा जाती है, उसकी नीली आंखों में खुशी की चमक है, वो सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर बारी आती है डेमियन की, वो चुपचाप खाना खा रहा है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, न कोई तारीफ न कोई प्रतिक्रिया। अनाया एक बार उसकी तरफ देखती है, उम्मीद से, पर डेमियन कुछ नहीं बोलता। रुक्मिणी डेमियन से, बेटा तूने कुछ कहा नहीं? बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है। डेमियन बिना नजर उठाए, ठीक है बस इतना। अनाया का दिल थोड़ा टूटता है, पर वो चुप रहती है। रुक्मिणी, ठीक है बस, और शगुन? आज पहली रसोई है, तुझे बहू को कुछ देना चाहिए। डेमियन चाय का घूंट लेते हुए, मुझे इस रस्म के बारे में पता नहीं था, शाम को दे दूंगा। उसकी आवाज सपाट है। अनाया नजरें झुका लेती है, उसकी उंगली की अंगूठी हल्की गर्म लगती है। नलिनी अनाया से फुसफुसाकर, घबराना मत बेटा, डेमियन बाहर से सख्त है पर दिल का बहुत अच्छा है। अनाया हल्का मुस्कुरा देती है, पर उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट है। सीन 4, नाश्ते के बाद। डेमियन का ऐलान। नाश्ता खत्म होता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी डेमियन उठता है और सबके सामने रुकता है। डेमियन शांत पर सख्त आवाज में, मुझे आज शाम अपनी विला जाना है, काम जरूरी है, वहां से ऑफिस भी पास पड़ता है। राणा, ठीक है बेटा, लेकिन अनाया? डेमियन, वो मेरे साथ चलेगी। सब एक दूसरे को देखते हैं। अनाया की सांसें रुक जाती हैं, वो नहीं चाहती कि वो इस घर से जाए, लेकिन डेमियन की आवाज में सख्ती है। यशवंत दादाजी गंभीर स्वर में, सही कहा, अब अनाया तेरी जिम्मेदारी है, उसे अपने साथ रख, वहीं तुम्हारा घर होगा। नलिनी हल्की उदासी से, इतनी जल्दी? अभी तो बहू आई थी। रुक्मिणी, जाना तो पड़ेगा, डेमियन का काम भी जरूरी है, और बहू उसके साथ रहेगी, तभी तो घर बसेगा। करण हंसते हुए, भैया भाभी को ज्यादा मत डांटना। डेमियन हल्की मुस्कान, देखता हूं। अनाया चुप है, उसकी उंगलियां साड़ी की सिलवटों को पकड़ लेती हैं। वो जानती है कि अब उसे डेमियन के साथ उसके घर जाना होगा। सीन 5, शाम। हेलविला की ओर। शाम होते ही डेमियन और अनाया निकलते हैं। परिवार के लोग अलविदा कहते हैं। नलिनी की आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर मुस्कान है। नलिनी, ख्याल रखना अपना बेटा। अनाया, तू भी अपना ध्यान रखना। अनाया, जी मम्मी जी। कार में अनाया और डेमियन बैठते हैं। जैन ड्राइविंग कर रहा है, रास्ता लंबा है, शहर से बाहर सुनसान पहाड़ी की तरफ। अनाया खिड़की से बाहर देखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो चुप है। वो अपने घर, अपने कॉलेज, अपने दोस्तों से दूर जा रही है। डेमियन उसकी तरफ नहीं देखता, वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही हैं जैसे कोई मशीन हो। अनाया चोरी से उसे देखती है। सफेद शर्ट में वो बहुत गंभीर लग रहा है, उसकी जबड़े की हड्डी कसी हुई है, आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। अनाया सोचती है, यह आदमी कितना शांत है, कितना गंभीर, शायद इसीलिए सब इसे अच्छा बिजनेसमैन कहते हैं। अनाया की भीतर की आवाज, मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सख्त है, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। कुछ देर बाद कार एक विशाल काले लोहे के गेट के सामने रुकती है। बाहर लिखा है हेलविला। अनाया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो उस विशाल हवेली को देखती है। ये उसके मायके से भी बड़ी है। चारों तरफ हरियाली, बहुत बड़ा बगीचा, और दूर एक कमरे से स्विमिंग पूल जुड़ा हुआ दिखता है। हवेली शानदार है, पर कुछ अजीब सी खामोशी लिए हुए। अनाया हैरानी से, ये तुम्हारा घर है? डेमियन शांत स्वर में, हाँ, अब से यहीं रहेंगे। वो कार से उतरता है और उसका दरवाजा खोलता है। अनाया धीरे से उतरती है, उसकी नीली आंखें उस विशाल घर को देख रही हैं। सीन 6, हेलविला, नया कमरा। डेमियन अनाया को अंदर ले जाता है। घर का इंटीरियर बेहद आलीशान है, पर थोड़ा ठंडा। हर चीज करीने से रखी है। नौकर दूर खड़े हैं, सब पुरुष, सब काले कपड़ों में, चेहरे पर गंभीरता। डेमियन उसे एक बड़े दरवाजे के सामने रोकता है। दरवाजा खोलते ही सामने जो कमरा दिखता है वो किसी 5 स्टार होटल के रॉयल स्वीट जैसा है। कमरा बेहद विशाल है। फर्श पर चमकता हुआ सफेद संगमरमर है, जिस पर एक नर्म सफेद और ग्रे रंग का मोटा कालीन बिछा है।
ऊपर छत से एक बड़ी सी क्रिस्टल झूमर लटक रही है, जिसकी रोशनी पूरे कमरे में सुनहरी चमक बिखेर रही है। बीच में रखा है एक विशाल किंग साइज बेड, जिसका हेडबोर्ड गहरे भूरे रंग की मखमल से बना है और उस पर हल्की सुनहरी कढ़ाई है। चादरें गहरे स्लेटी और सफेद रंग की रेशमी हैं। ऊपर काले और सुनहरे तकिए करीने से लगे हैं। बेड के दोनों तरफ छोटी छोटी संगमरमर की टेबल हैं, जिन पर सुनहरे लैंप जल रहे हैं। कमरे की एक तरफ पूरी दीवार पर फ्लोर टू सीलिंग कांच की खिड़कियां हैं, जिनसे बाहर बालकनी और उससे जुड़ा हुआ स्विमिंग पूल साफ दिखता है। पूल का पानी रात की हल्की रोशनी में नीला चमक रहा है। बाहर हल्की ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा वॉक इन क्लोजेट है, जिसके कांच के दरवाजे बंद हैं। पास ही एक आरामदायक वेलवेट सोफा और एक छोटी सी कांच की मेज है। दीवारों पर हल्के सुनहरे फ्रेम में कुछ महंगी पेंटिंग्स लगी हैं। कमरे का तापमान एकदम संतुलित है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। अनाया की आंखें फैल जाती हैं। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। उसकी पायल की आवाज उस विशाल कमरे में हल्की गूंजती है। अनाया हैरानी से, ये तो किसी महल जैसा है। डेमियन उसके पीछे आता है। उसकी नजरें अनाया पर टिकी हैं। उसकी हर प्रतिक्रिया को पढ़ रहा है। डेमियन धीमी गहरी आवाज में, ये हमारा कमरा है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं स्टडी रूम में हूं। वो चला जाता है। अनाया अकेली खड़ी रहती है। वो कमरे को देखती है, फिर अपने सामान की तरफ जाती है। उसके पास घर से लाए हुए कपड़े हैं। साड़ी तो उसकी माँ ने सिर्फ पहले दिन के लिए दी थी। बाकी उसके पास जीन्स, क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स हैं। वो नहाकर तैयार होती है। अब उसने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहना है। हाथों में लाल चूड़ा है, पैरों में भारी पायल है, मांग में सिंदूर और होठों पर हल्का सा लिप बाम। बाल खुले हैं। वो बिल्कुल अलग लग रही है, आधुनिक और सुहागन दोनों। वो बेड के पास आकर अपना फोन चेक करती है। स्क्रीन पर प्रिया और रोहन की मिस्ड कॉल है। उसके दोस्त रोहन का मैसेज भी है। रोहन उसे अंदर अंदर पसंद करता था, पर अनाया को इस बात का पता नहीं था। वो बस अच्छे दोस्त थे। अनाया रोहन को कॉल लगाती है और स्पीकर पर बात करने लगती है। रोहन कॉल उठाते हुए, हेलो अनाया, तूने मेरी कॉल देखी ही नहीं। मैं तो परेशान हो गया था। अनाया हल्की मुस्कान, सॉरी रोहन, मैं अभी नई जगह आई हूं, सेटल होने में टाइम लगा। रोहन कोई बात नहीं जानू, तू ख्याल रख अपना, तेरी याद आ रही है। अनाया हंस देती है। वो उठकर ग्लास में पानी डालने लगती है। फोन स्पीकर पर बेड पर रखा है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। डेमियन अंदर आता है। उसकी नजरें सबसे पहले अनाया पर जाती हैं। क्रॉप टॉप में, शॉर्ट्स में, पायल की आवाज के साथ वो पानी पी रही है। उसकी कमर, उसकी नाभि के पास का तिल, उसके खुले बाल, सब कुछ साफ दिख रहा है। डेमियन वहीं रुक जाता है। उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं। उसकी आंखें अनाया से हट नहीं रहीं। वो उसे बस देख रहा है, जैसे कोई नशा धीरे धीरे चढ़ रहा हो। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स है, पहली रसोई का शगुन। वो धीरे धीरे अनाया के पास आता है। अनाया पलटती है और डेमियन उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई है। अनाया धीरे से, तुम कब आए? डेमियन कुछ नहीं बोलता। वो बस उसके चेहरे को देखता है। उसकी नीली आंखें, होंठ, गीले बालों की महक। वो बॉक्स अनाया के हाथ में रख देता है, बिना कोई शब्द बोले। अनाया हैरानी से बॉक्स देखती है। उसके होंठ हल्के से खुलते हैं, पर डेमियन उसे मौका नहीं देता। वो उसके और करीब आता है। अनाया पीछे हटने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर बेड के किनारे से लग जाती है। डेमियन धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ता है, चेहरा ऊपर उठाता है। उसकी सांसें अनाया के होंठों पर गिर रही हैं, गर्म, भारी। अनाया की धड़कन तेज हो जाती है और फिर डेमियन झुकता है। उसके होंठ अनाया के होंठों को छूते हैं, पहले बहुत हल्के से, जैसे कोई पंखुड़ी छू गई हो। फिर वो दबाव बढ़ाता है। अनाया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उसके हाथ डेमियन की छाती पर चले जाते हैं, धकेलने के लिए नहीं, बल्कि सहारे के लिए। डेमियन उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। उसका किस और गहरा हो जाता है। वो अपने होंठों से अनाया के होंठों को धीरे धीरे खोलता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। अनाया का शरीर कांप रहा है, लेकिन ये कंपी डर की नहीं, कुछ और है। डेमियन उसके निचले होंठ को अपने होंठों में पकड़ता है, हल्का सा चूसता है, फिर धीरे से दांत से दबाता है। अनाया के मुंह से एक दबी हुई आह निकल जाती है। डेमियन की आंखें और गहरी हो जाती हैं, जैसे वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। तभी फोन से अचानक रोहन की आवाज आती है। रोहन, हेलो। अनाया, तू कहाँ चली गई? जानू सुन रही है? डेमियन चौंक कर हटता है। अनाया भी होश में आती है। उसकी सांसें फूली हुई हैं, गाल लाल हैं। डेमियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो बेड से फोन उठाता है और बिना कुछ बोले कॉल काट देता है। फिर फोन को बेड पर पटक देता है।
अनाया हैरान और शर्मिंदा खड़ी है। उसे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। डेमियन उसकी तरफ एक बार देखता है। नजरों में गुस्सा और जलन दोनों हैं। फिर वो तेजी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है। अनाया वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी उंगलियां अपने होठों पर जाती हैं, जहां अब भी डेमियन की गर्माहट महसूस हो रही है। फिर वो धीरे से गिफ्ट बॉक्स खोलती है। अंदर एक नाजुक सी सोने की चेन है, जिसमें एक छोटा सा लॉकेट है। अनाया की भीतर की आवाज, ये गुस्सा क्यों? सिर्फ मेरे दोस्त की कॉल से? वो बेड पर बैठ जाती है। उसका दिमाग भटक रहा है। फिर वो खुद को संभालती है और अपना लैपटॉप खोलती है। कॉलेज के कुछ दिन छूट गए हैं, इसलिए दोस्तों ने नोट्स और असाइनमेंट भेजे हैं। वो काम चेक करने लगती है। सीन 7, डेमियन का लौटना। थोड़ी देर बाद बाथरूम का डोर खुलता है। डेमियन बाहर आता है। अब उसने सिर्फ ब्लैक लोअर पहना है। उसका शरीर साफ नजर आ रहा है। चौड़ी छाती, सख्त मांसपेशियां, पीठ पर ईगल टैटू, बाल गीले हैं। वो बिना अनाया की तरफ देखे सोफे पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोल लेता है। अनाया उसे चोरी से देखती है। उसकी सांसें फिर से तेज हो जाती हैं। वो नजरें झुका लेती हैं। रात होने को आई है। अनाया को भूख लगी है। वो धीरे से उठती है और डेमियन के पास जाकर बैठ जाती है। अनाया, धीमी आवाज में, चलिए ना नीचे, मुझे भूख लगी है। जैसे ही अनाया उसके बगल में बैठती है, डेमियन तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वो नहीं चाहता कि अनाया उसकी अंडरवर्ल्ड की फाइलें देखे, पर जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी नजर अनाया पर पड़ती है। उसके खुले पैर, क्रॉप टॉप से झांकती कमर और नाभि के पास का तिल। उसका गला सूखने लगता है। उसकी आंखें और गहरी हो जाती हैं। वो बिना कुछ बोले अनाया की तरफ झुकता है। अनाया की धड़कन रुक जाती है। डेमियन उसके होंठों को फिर से किसकार लेता है, इस बार और गहरा और बेचैन। साथ ही वो हल्का सा होंठ काटता है। अनाया के मुंह से दबी आह निकलती है। डेमियन उसके बालों को हाथ से पीछे करता है। वो उसके कान के पास आकर फुसफुसाता है, डेमियन, भारी आवाज में, तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगी, ऐसे कपड़ों में। तुम सिर्फ मेरे सामने रहोगी या इस कमरे के अंदर? अनाया कांपती आवाज में। लेकिन मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं। डेमियन, ठंडी मुस्कान। तो कोई बात नहीं, खाना यहीं आएगा। वो उठता है और अपने फोन से खाना ऑर्डर करता है। अनाया वहीं बैठी रहती है। उसके होंठ सूजे हुए हैं, गाल लाल हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। सीन 8, खाना और नौकर की गलती। कुछ देर बाद एक नौकर ट्रॉली लेकर कमरे में आता है। हेल विला में कोई महिला नौकर नहीं है। सब पुरुष नौकर हैं और सब डेमियन से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डेमियन सिर्फ मालिक नहीं, कुछ और भी है। उसकी सजा मौत से भी बदतर होती है। नौकर सिर झुकाए ट्रॉली लेकर आता है, पर जैसे ही वो ट्रॉली रखता है, उसकी नजर एक पल के लिए अनाया के पैरों पर पड़ जाती है। वो घबरा जाता है और नजरें हटा लेता है, पर डेमियन की पैनी नजर ये सब देख चुकी होती है। डेमियन का चेहरा पत्थर बन जाता है। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को रगड़ता है, जैसे उसकी गुस्से की नसें तन गई हों। नौकर की नजर जब डेमियन से मिलती है, तो उसकी जान ही सूख जाती है। वो कांपते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। डेमियन तुरंत अपने फोन से किसी को मैसेज करता है। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा है, डेमियन का मैसेज, बेसमेंट। अभी अनाया को इसका पता नहीं चलता। वो खाना खा रही है। डेमियन उसके पास बैठा है, पर उसकी आंखों में अब भी गुस्सा है। वो खुद कुछ नहीं खाता, बस अनाया को देखता रहता है, जैसे वो उसे किसी भी नजर से बचाना चाहता हो। अनाया, घबराकर, तुम खाना नहीं खाओगे? डेमियन धीमी आवाज में, तुम खाओ। अनाया चुपचाप खाना खाती है। उसके बाद वो हल्की सी बालकनी में टहलने लगती है। रात की हवा उसे छूती है। उसकी पायल की आवाज गूंजती है। तभी डेमियन उसके पास आता है। डेमियन, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम कमरे में रहना। कोई जरूरत हो तो बेड के पास जो बटन है उसे दबा देना, नौकर आ जाएगा। अनाया, हल्की मुस्कान, ठीक है। डेमियन दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। अनाया अकेली कमरे में रहती है। वो बेड पर बैठ जाती है और अपने फोन को देखती है। रोहन की कटी कॉल। वो सोचती है कि डेमियन इतना गुस्सा क्यों हो गया। अनाया की भीतर की आवाज, क्या वो मुझसे जलता है? क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं हूं? उसे उस किस की याद आती है। उसके होंठ अब भी कांप रहे हैं। वो खुद को समझ नहीं पा रही। डर, गुस्सा और एक अजीब सी खिंचाव। सीन 9, बेसमेंट। डेमियन का क्रूर सच। हेल विला का बेसमेंट अंधेरा और ठंडा है। वहां उसी नौकर को बांधा गया है। वो कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उसकी नजर अनाया के पैरों पर पड़ गई थी। दरवाजा खुलता है। डेमियन अंदर आता है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हैं। उसने काला कोट पहना हुआ है। उसके पीछे जैन है। डेमियन धीमी, खतरनाक आवाज में, तुझे मालूम है तूने क्या गलती की? नौकर रोते हुए,
मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती से नजर उठ गई, माफ कर दो। डेमियन, नजर उठ गई? मेरी बीवी की तरफ? वो नौकर के पास आता है, उसकी उंगलियां नौकर की गर्दन पकड़ लेती हैं, बहुत कसकर। नौकर की सांसें रुकने लगती हैं। डेमियन, मेरी दुनिया में सजा मौत से भी बुरी होती है, और आज तुझे पता चलेगा। वो जैन को इशारा करता है। जैन आगे बढ़ता है। बेसमेंट में नौकर की दबी हुई चीख गूंजती है। डेमियन बिना पलक झपकाए वहां से निकल जाता है। उसकी आंखों में अब भी अनाया का चेहरा है और एक अजीब सी प्यास। सीन 10, कमरे में वापसी। डेमियन की नजरें। रात काफी हो चुकी है। डेमियन कमरे में लौटता है। उसने हाथ धोए हैं, शरीर पर हल्का सा पानी। वो अंदर आता है तो देखता है कि अनाया बेड पर करवट लिए लेटी है। उसकी आंखें बंद हैं, शायद सो गई हैं। डेमियन धीरे से उसके पास आता है। उसकी नजरें अनाया के चेहरे पर रुक जाती हैं। गोरी त्वचा, नीली आंखों की पलकें, होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे सपने में कुछ अच्छा देख रही हो। वो बेड के किनारे बैठता है। उसकी उंगलियां अनाया के बालों को हल्के से छूती हैं। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। डेमियन फुसफुसाते हुए, तुम मेरी हो अनाया, सिर्फ मेरी। वो झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। अनाया नींद में करवट बदलती है। उसका हाथ डेमियन के हाथ से छू जाता है। डेमियन वहीं रुक जाता है। उसकी उंगलियां अनाया की उंगलियों में उलझ जाती हैं। वो कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर उसके पास ही लेट जाता है, बिना उसे जगाए, बिना कुछ कहे। उसकी आंखें छत पर टिकी हैं और उसके दिल में एक तूफान चल रहा है। डेमियन के भीतर की आवाज, मैंने सोचा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर यह लड़की मेरे अंदर कुछ जगा रही है, कुछ ऐसा जिसे मैंने मार दिया था। बाहर हवा चलती है। अनाया नींद में डेमियन की तरफ खिसक जाती है। डेमियन उसे अपनी बाहों में भर लेता है, कसकर, जैसे वो उसे दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। ENDOF EPI 2। टाइटल: प्रोफेसर ऑब्सेशन। एपिसोड 14, मेरी अमानत, वो खौफनाक साजिश और मेरा कहर, माई ट्रस्ट, दैट टेरिफाइंग कॉन्स्पिरेसी एंड माई राथ। इंसान अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने नाम की हिफाजत कर सकता है, लेकिन जब बात उसकी रूह की आदत पर आ जाए तो वो इंसान नहीं, शैतान बन जाता है। और प्रोफेसर अयान शेरावत के लिए इरा कोई आदत नहीं, उनकी जिंदगी की वो आखिरी सांस थी जिसके छिनने का ख्याल मात्र भी उन्हें खून का प्यासा बना सकता था। सुबह के 9 बज रहे थे। पेंटहाउस के वॉक इन क्लॉज रूम में इरा अयान की टाई ठीक कर रही थी। अयान आज गहरे नेवी ब्लू कलर का फॉर्मल सूट पहने थे, जो उनकी चौड़ी छाती और रूखे शाही रुआब को और भी उभार रहा था। थोड़ी टेढ़ी है, इरा ने होंठ चबाते हुए टाई को फिर से ठीक किया। आप ऑफिस में इतने परफेक्ट रहते हैं और घर पर आकर एक टाई भी ठीक से नहीं बांध सकते। अयान के होंठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अचानक इरा की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। उनकी भारी, गहरी आवाज सुबह की उस खामोशी में गूंजी, टाई तो मैं जानबूझकर टेढ़ी बांधता हूँ, मिसेस शेरावत, ताकि तुम्हें सुबह सुबह मेरे करीब आने का एक बहाना मिले। इरा के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। उसने हल्के से उनकी छाती पर थपथपाया। बहुत बदमाश हो गए हैं आप। चलिए छोड़िए, वैसे भी आप लेट हो रहे हैं। और आज डीन के साथ मीटिंग भी है। अयान ने इरा की कमर को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा और उसकी मांग पर बने सिंदूर को अपने अंगूठे से छू लिया। उनकी आंखों में एक गहरा, मालिकाना सुकून था। डीन का इंतजार कर सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं। वैसे भी जब तक तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरा दिमाग किसी मीटिंग पर नहीं जाता। तो फिर जल्दी जाइए। इरा ने मुस्कुराते हुए उसे धक्का दिया। जाइए प्रोफेसर साहब, और हाँ, शाम को जल्दी आइएगा। मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। अयान की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने झुककर इरा के माथे को चूमा। मैं हर पल तुम्हारे लिए बेकरार रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब तक मैं वापस न आऊं, दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान बाहर खड़ा हो। सिर्फ मेरी आहट पर और सिर्फ मेरे कोड से ही दरवाज़ा खुलेगा, समझी? अयान की आवाज़ में अब वो हल्कापन नहीं था, बल्कि एक गहरी, हिदायत भरी सख्ती थी। इरा ने सिर हल्का सा झुकाया। समझी? आप बस फिक्र मत कीजिए। रुद्राक्ष यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अयान का ऑफिस। दोपहर के 1 बज रहे थे। अयान अपनी मेज पर बैठे कुछ फाइल्स साइन कर रहे थे। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाला बर्फ जैसा रूखापन था। सामने खड़े डिपार्टमेंट के हेड सांस लेने से भी डर रहे थे।
ये रिसर्च ग्रांट्स की फाइलिंग बहुत स्लो हो गई है। अयान ने कलम मेज पर फेंकते हुए कहा। उनकी आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगर अगले हफ्ते तक ये स्पीड नहीं बढ़ी तो मैं इस पूरे डिपार्टमेंट की फंडिंग रोक दूंगा। तभी अयान की स्मार्ट वॉच पर एक साइलेंट अलर्ट वाइब्रेट हुआ। सिक्योरिटी ब्रीच, मास्टर बेडरूम, पेंट हाउस, मोशन डिटेक्टेड। अयान के हाथ में पकड़ी कलम एक झटके से टूट गई। उनके चेहरे का खून जैसे सूख गया। उनकी स्याह आंखें अचानक इतनी खूंखार हो गईं कि सामने खड़े हेड्स पीछे हट गए। मीटिंग खत्म। अयान ने इतनी धीमी लेकिन मौत जैसी भारी आवाज में कहा कि कमरे का तापमान गिर गया। लेकिन प्रोफेसर, डीन साहब तो अभी आने वाले हैं, एक हेड ने हिम्मत करके कहा। अयान ने अपनी जैकेट उठाई और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। डीन को कहना कि अगर उन्होंने मेरा इंतजार किया तो मैं इस यूनिवर्सिटी को जमींदोज कर दूंगा। पेंट हाउस। दोपहर के 12:30 बजे फ्लैशबैक। इरा टेरेस पर गई थी, जहां उसने अयान के लिए कुछ गमले सजाए थे। हवा चल रही थी और वो वहां अपनी धुन में गुनगुना रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे सर्वेंट क्वार्टर के रास्ते से एक साया पेंट हाउस के अंदर दाखिल हो चुका था। तारा मल्होत्रा। उसने नौकरानी के यूनिफॉर्म की जैकेट पहनी हुई थी और चेहरे पर मास्क था। उसने पेंटहाउस के स्मार्ट लॉक को हैक करने के लिए एक बायोमेट्रिक क्लोनर इस्तेमाल किया था, जो उसने काले बाजार से खरीदा था। तारा सीधे मास्टर बेडरूम में दाखिल हुई। कमरे में अयान और इरा की खुशबू थी। तारा की आंखों में जलन और पागलपन था। उसने इरा की मेज पर रखी उसकी महंगी परफ्यूम की बोतल को छुआ। फिर उसकी नज़र इरा की सगाई की अंगूठी पर पड़ी, जो इरा ने नहाते वक्त मेज पर रखी थी। तारा ने अपनी जेब से एक खून से सना हुआ लाल स्याही वाला डायमंड हेयरपिन निकाला और उसे इरा के तकिए के ठीक बीच में रख दिया। साथ ही एक छोटा सा नोट रखा। वो तुम्हें अपनी कैद में रख सकता है, लेकिन मैं उसकी कमजोरी बनकर तुम्हारी कब्र खुद खोदूंगी। तारा मुस्कुराई और वहां से निकल गई। वापस वर्तमान। पेंट हाउस। पेंट हाउस का दरवाज़ा इतनी तेजी से खुला कि दीवार से टकराकर वापस बंद हो गया। अयान अंदर दाखिल हुए। उनकी सांसें तेज थीं, जैकेट हाथ में थीं और आंखें किसी शिकारी की तरह लाल और खूंखार थीं। इरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अयान, आप इतनी जल्दी? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो। अयान ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो बिजली की तेजी से सीढ़ियां चढ़े और इरा के पास पहुंचे। उन्होंने इरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे ये तसल्ली करना चाहते हो कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं हुआ है। आपको कुछ हुआ तो नहीं? इरा ने घबराकर पूछा। तुम ठीक हो? अयान की आवाज बेहद भारी, खुरदरी और खतरनाक थी। उनका गला जैसे किसी आग में जल रहा हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप? अयान ने इरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर मास्टर बेडरूम में ले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी नज़र तकिए पर रखे उस खून लाल स्याही वाले डायमंड हेयरपिन और नोट पर पड़ी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि इरा को अयान की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अयान ने धीरे से वो नोट उठाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, गुस्से से नहीं, बल्कि उस बेहिसाब कहर से जो उनके अंदर उमड़ रहा था। उन्होंने नोट को मुट्ठी में भींचा और एक ही झटके में उसे चीरकर हवा में उड़ा दिया। तारा, अयान ने इतनी धीमी लेकिन रूह को कंपा देने वाली आवाज में फुसफुसाया कि इरा के रोंगटे खड़े हो गए। अयान, ये क्या है? ये किसने किया? इरा ने घबराकर पूछा। अयान ने इरा की तरफ पलटकर देखा। उनकी आंखों में अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पागल, ऑब्सेस शैतान था। उन्होंने इरा को अपनी छाती से इतनी जोर से लगा लिया कि इरा की सांसें अटक गईं। उसने मेरे कमरे को छुआ। उसने मेरी अमानत की चीज़ों को छुआ। अयान की भारी आवाज़ इरा के कानों में गूंजी। उसमें दर्द और कहर दोनों थे। उसने तुम्हारे तकिए को, तुम्हारी खुशबू को, मेरे इलाके में दखल दिया। अयान, प्लीज़, आप शांत हो जाइए। इरा ने उनके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मैं शांत कैसे हो जाऊं, इरा? अयान ने इरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खौफनाक गुस्सा टपक रहा था। तुम्हें पता है मेरे लिए ये कमरा क्या है? ये मेरी इबादतगाह है, और किसी का साया, किसी औरत का साया मेरी इबादतगाह में दाखिल हो जाए तो मैं उसका वजूद मिटा देता हूँ। अयान ने इरा को उठाया और बेड पर लिटा दिया। वो उसके ऊपर झुक गए। उनका एक हाथ इरा की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बालों में। तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा उस लड़की के साथ?
अयान ने अपने होंठ इरा के कान के पास ले जाते हुए फुसफुसाया। उनकी भारी आवाज़ इरा के खून में आग लगा रही थी। मैं उसका पूरा खानदान मिट्टी में मिला दूंगा। मैं उसे इतना तोड़ूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगी, क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया है। उसने मेरी रूह को छेड़ा है। इरा ने अपने हाथ अयान की गर्दन में डाल दिए। अयान, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ हैं। प्लीज खुद को मत कोसिए। अयान ने इरा की आंखों में देखा। उनका गुस्सा अब इरा के प्रति एक बेहिसाब, हावी होने वाले इश्क में बदल रहा था। उन्हें उस कमरे की नापाकी को मिटाना था। उन्हें इरा को ये महसूस कराना था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी है। तुम मेरी हो, इरा, अयान ने अपनी भारी आवाज में कहा। उनके होंठ इरा की गर्दन पर फिरने लगे। तुम्हारा ये कमरा, तुम्हारा ये बिस्तर, तुम्हारी ये सांसें, सब मेरा इलाका है, और मैं अपने इलाके की हिफाजत करना जानता हूँ। अयान ने इरा के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। ये किस किसी युद्ध से कम नहीं था। अयान की हर सांस में एक कहर था। उनका हर स्पर्श एक मुहर था। उन्होंने इरा के शरीर पर अपने निशान बनाए। उसे अपनी बाहों की जंजीरों में इतना कसकर जकड़ा कि इरा को लगने लगा कि वो अयान के अंदर ही समा गई है। बोलो, अयान ने हाँफते हुए अपनी उसी भारी और नशीली आवाज में इरा के होठों से होंठ हटाते हुए कहा। बोलो कि ये कमरा, ये हवा, ये जगह, सब किसका है? तुम्हारा, इरा ने बेखुदी में अयान के कंधे को हल्का सा काटते हुए कहा। सब तुम्हारा है, अयान। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। अयान ने राहत और सुकून की एक गहरी सांस ली। उन्होंने इरा को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगे। बाहर आसमान में काले बादल घिराए थे, लेकिन उस कमरे में अयान ने अपनी इरा को अपनी बाहों में लेकर उस तूफान को शांत कर दिया था जो उनके अंदर उमड़ रहा था। डरो मत, मेरी जान, अयान ने इरा के माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। उनकी आवाज़ अब कोमल लेकिन उतनी ही भारी थी। कल सुबह तक तारा मल्होत्रा का नाम इस दुनिया से मिट चुका होगा, और तुम हमेशा मेरी बाहों में सुरक्षित रहोगी। इरा ने अयान की बाहों में अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि अयान का ये पागलपन, उनका ये कहर, इसी की तो वो दीवानी थी।